नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों तथा परिशिष्ट भाग 1 की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से किसी अध्याय अथवा परिशिष्ट भाग 1 को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं परिशिष्ट भाग 2, जिसमें धातु रूप दिए गए हैं। यूं तो धातु रूप आप द्वारा स्मरण करने योग्य हैं, तथापि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें वही मुख्य दो कारण कि एक, कुछ टेक्निकल वर्ड, कुछ तकनीकी शब्द हैं इसमें जिनका अर्थ आपके लिए जानना आवश्यक है, जिनका भावार्थ अथवा क्या होते हैं वे, इस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली को आपके लिए जानना समझना अति आवश्यक है। और दूसरा वही मुख्य कारण कि इसमें बहुत माइनर सी मिस्टेक्स हैं जिसे हमें दूर करना होगा, अन्यथा हम उस अर्थ को ठीक से समझ नहीं पाएंगे अथवा हम उसका गलत प्रयोग कर बैठेंगे। इसलिए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो प्रारंभ करते हैं आपके परिशिष्ट भाग 2 को, जो कि है धातु रूपानी। लकाराहा, लकाराहा अर्थात धातु रूपों के लिए प्रयोग होता है। चूंकि धातु रूप 5 लकार में होते हैं, मुख्य तो 5 लकार में होते हैं। वैसे तो व्याकरण के अगर बड़े व्यापक स्तर की बात की जाए तो 10 प्रकार भी इसके हम पढ़ते हैं, किंतु आप 5 ही प्रकारों को याद रखें एक बार के लिए। तो क्रियापदानाम रूपानी अर्थात क्रियापद के रूपों को लकार कहते हैं, धातु रूप को लकार कहते हैं, लकारों के अंदर विभाजित होते हैं। ठीक है। सामान्यतः संस्कृत भाषायाम 2000 धातवः सन्ति। सामान्यतः, सामान्य स्वरूप में संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में 2000 धातुएं हैं। 2000 धातुओं से तात्पर्य 2000 क्रियापद हैं संस्कृत भाषा में। जी, हम उन्हीं क्रियापद, उन्हीं एक्शन वर्ड्स की बात कर रहे हैं। एक्शन वर्ड, क्रियापद, धातु एक ही बात है और सामान्य स्वरूप में संस्कृत में 2000 से अधिक क्रियापद हैं। ठीक। तेभ्यः सिंह प्रत्ययान योजयामः चेत ते एव तिङन्ताः भवन्ति। अब ये कह रहे हैं कि उनमें, उनमें किन में? धातुओं में। तो जो 2000 धातुएं हैं उनमें तिंग प्रत्यय योजयाम यानी तिंग प्रत्ययों के योग से। अब यही एक ऐसा शब्द है या ऐसा आपके लिए जानना आवश्यक है कि यह क्या है। तिंग प्रत्यय, प्रत्यय आप समझते होंगे क्या होता है। वे शब्दों के अंश जो मूल शब्दों के पीछे लगकर उन शब्दों के अर्थ स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय न केवल हिंदी में अपितु संस्कृत में भी होते हैं। तो संस्कृत में जितने भी प्रत्यय हैं, बहुत प्रकार हैं, किंतु जितने भी प्रत्यय हैं उनमें एक प्रकार ऐसा है जिसे कहा जाता है तिंग प्रत्यय। ठीक है। तिंग प्रत्यय में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के कुछ शब्द अंश होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय कभी भी शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश होते हैं। प्रत्ययों का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु वे शब्द में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, शब्द के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से, प्रत्ययों में से एक प्रकार है तिंग प्रत्यय, जो कि तीनों जो पुरुष हैं, तीनों पुरुषों के तीन वचनों के अंतर्गत वे रहते हैं। अब इन धातुओं में, जिन धातुओं की बात प्रथम पंक्ति के माध्यम से की गई, तो उन धातुओं में, उन क्रियापदों में इन तिंग प्रत्ययों का योग होने के बाद हमारे पास ये लकार के स्वरूप में, प्रयोग में जो रूप आता है उसे हम जानते हैं। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। अब धातु तो क्या है? पठ। यानी जैसे यहाँ बात की सामान्य संस्कृत भाषा में 2000 धातु है, तो जिनमें एक धातु क्या है? पठ। अब धातु तो हमें पठ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके स्वरूप इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठ, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य, जब पठ धातु में तिंग प्रत्यय के, अगर तिंग प्रत्यय मैंने जैसा आपको बताया कि तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में इस प्रकार से उसके स्वरूप होते हैं, तो जब तिंग प्रत्यय के प्रथम पुरुष का एक वचन का जो प्रत्यय है, भाग है,
वो जब पठ धातु में लगा तो हमारे समक्ष स्वरूप आया पठती। दूसरा यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन स्वरूप जब तिंग प्रत्यय का पठ धातु के साथ योग हुआ तो हमारे पास स्वरूप आया पठतः। अब आप कहेंगे कि मैम आप हमें तिंग प्रत्यय ही बता दीजिए, इससे अच्छा कि हम इतने लकार याद करें, इतने रूप याद करें, तो हम प्रत्यय याद कर लेते हैं और हम धातुओं में उन प्रत्ययों का योग कर करके सभी बना लेंगे। किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि सामान्य स्वरूप में किसी भी मूल धातु में तिंग प्रत्यय का जो अंश है वह केवल योग कर देने भर से यह स्वरूप हमारे समक्ष नहीं आता, अपितु उन धातुओं में जब तिंग प्रत्यय के किसी भी प्रत्यय का अंश जुड़ता है तो बहुत सारे सूत्र कार्य करते हैं, बहुत उसकी एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होने के बाद इति सिद्धम स्वरूप में इस प्रकार से स्वरूपों की सिद्धि होती है। जैसा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को कर लेने के बाद जब आपका आंसर आ जाता है तब आप क्या कहते हैं? इट्स प्रूव्ड, यही कहते हैं। ठीक वैसे ही संस्कृत में भी कभी भी किसी चीज का योग कुछ भी होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस में बहुत सारे सूत्रों की, बहुत अन्य जो व्याकरणिक नियम है उनकी बात होती है, वो लग करके तत्पश्चात जो स्वरूप निकलता है बिल्कुल अंत में उसे हम कहते हैं इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हुआ। तो उसी प्रकार से तिंग प्रत्ययों का योग होता है किन में? धातुओं में। अब आगे इस पूरी पंक्ति को पहले और पढ़ लेते हैं। तेभ्य तिंग प्रत्ययान योज्याम चेत एव, यानी कि उनमें तिंग प्रत्ययों का योग होता है तब वे ही तिगंत भवंती अर्थात होते हैं, तब वे ही तिगंत होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो स्वरूप इस समय आपके सामने है, पठती, पठतः, पठंती, या जो भी हम जितने भी लकार है, ये लट लकार है, लंग लकार की बात कर लें, लोट लकार की बात कर लें, विधिलिंग की कर लें, किसी भी लकार की बात कर लें, तो जो भी ये प्रत्यय स्वरूप लगने के बाद स्वरूप बनते हैं इन्हें तिगंत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंत में तिंग प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर रूप बनते हैं, इसलिए इन्हें तिगंत भी कहा जाता है। ठीक, इसीलिए ये कह रहे हैं कि उनमें तिंग प्रत्यय का योग होता है, अतः वे ही तिगंत होते हैं, यानी तिगंत इनको बोलते हैं। तिंग प्रत्ययाः येषाम अन्ते सन्ति ते तिगंता। तिंग प्रत्यय जिनके अंत में हैं वे तिगंत हैं, क्योंकि इनके अंत में तिगंत प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, इसलिए ये क्या है? तिगंत है। अथवा लकारः इति वक्तुम शक्नुमः, अथवा लकार इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या तो इनको लकार कह सकते हैं या तिगंत कह सकते हैं। तो हम लकार के नाम से ज्यादा जानते हैं, हमारी जो व्यवहारिक लोक व्यवहार की भाषा है या लोक व्यवहार में जिस प्रकार से संस्कृत को अपनाया गया है उसमें हम इन्हें लकार के नाम से जानते हैं कि लट लकार, लंग लकार, इस प्रकार से। जबकि इन्हें इसका दूसरा नाम ही आप कह सकते हैं कि इन्हें तिगंत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंत में तिंग प्रत्यय लगे हुए हैं। बात समझ में आ गई? अब जिस तरह से एक चीज, क्योंकि यहाँ पे जब तिंग की बात हो रही है तो एक और चलते चलते आपको जानकारी दे देती हूँ कि जिस प्रकार से तिंग प्रत्यय लगकर तिगंत अर्थात धातु रूप बनते हैं, वैसे ही सुप प्रत्यय लगकर सुबंत यानी शब्द रूप बनते हैं। तो शब्द रूप भी हमारे समक्ष सीधे नहीं आ जाते। शब्द रूप भी, अब आप अगर देखो तो राम आपके पास शब्द होता है, लेकिन राम के कितने स्वरूप हम बनाते हैं? रामः, रामौ, रामान, रामेण। तो ये जो स्वरूप बनते हैं ये स्वरूप सुप प्रत्यय होता है। सुप प्रत्यय में प्रथमा से सप्तमी तक सब विभक्तियों के सब वचन, तीनों वचन होते हैं और उन प्रत्ययों के अंश साथ में लगते हुए जब शब्दों के साथ संचय या सर्वनाम रूपी शब्दों के साथ जब वे लगते हैं सुप प्रत्यय, तो इनका जो स्वरूप हमारे समक्ष आता है जिसे हम शब्द रूप कहते हैं उन्हें सुबंत भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि धातु रूपों को जिनको आप लकार कहते हैं उन्हें तिगंत भी कह सकते हैं, शब्द रूप जिन्हें हम शब्द रूप कहते हैं उन्हें सुबंत भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इस चीजों को लेकर। यह केवल आपकी जानकारी के लिए है कि आपसे यदि कोई पूछ ले कि आपकी पुस्तक में यह तिंग लिखा है, तिगंत लिखा है, इनका अर्थ क्या है, तो आपको यह पता होना आवश्यक है कि ये कहाँ से आया और इनका अर्थ क्या है, ये आप किसी को इसका उत्तर दे सके, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तत्पश्चात अब है
धातवः त्रिप्रकारकः भवन्ति, धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। मैं आपको पूर्व में भी किसी अभ्यास कार्य जब हम किसी अध्याय का कर रहे थे, तब मैंने इसको थोड़ा-सा आपको विस्तार से बताया भी था, समझाया था। चूँकि हमें वहाँ अभ्यास कार्य में यह क्रिया करनी थी, तो हमें वहाँ आवश्यकता थी इसकी, तो हमने एक बार पहले बात कर ली थी। अब संक्षेप में एक बार बात कर लेते हैं। धातवः त्रि त्रिप्रकारकः 3 प्रकार की भवन्ति, माने होती हैं। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम है परस्मैपदी, दूसरी है आत्मनेपदी, तीसरी है उभयपदी। वहां पे मैंने आपको बताया था धातु अथवा धातु के जो पद हैं, क्रियापद हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। परस्मै पद, आत्मनेपद और उभय पद। परस्मै पद वे धातुएं जिनमें क्रिया का सीधा प्रभाव अथवा कहें कि प्रत्यक्ष प्रभाव कर्ता पर न पड़ के अन्य किसी पर भी पड़ जाए, लेकिन कर्ता पर न पड़े, वहां उसे परस्मै पद में काउंट किया जाता है या परस्मै पद में उसे गिना जाता है। परस्मै पद फिर से देखिए एक बार कि वह धातुएं जिन धातुओं का सीधा प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा, कर्म पर पड़ रहा होगा, करण पर पड़ रहा होगा, किसी पर भी पड़ रहा हो, लेकिन कर्ता पर नहीं पड़ रहा, तो वहां वे क्रियाएं, वे धातुएं परस्मै पद की धातुएं कहलाती हैं। और जब क्रिया का अथवा कहें कि धातु का प्रत्यक्ष प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, तो उसे आत्मनेपद की धातु कहा जाता है। और जब ऐसी धातुएं हों, ऐसी क्रियापद हों जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष कर्ता पर भी अथवा किसी भी स्थिति में अन्य पर भी पड़ रहा हो, दोनों प्रकार से उसका प्रभाव देखा जा सकता हो, तो उन्हें हम उभय पद की धातुएं कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लट लकार, मैंने आपको पहले बताया था कि लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में टेंस बनाते हैं, टेंस पे काम करते हैं, संस्कृत में वाक्यों को बनाने के लिए जब समय की बात आती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो हम धातुओं की बात करते हैं, इन लकारों की बात करते हैं। तो वर्तमान काल का जब कोई भी वाक्य बनाना हो, तो वर्तमान काल के वाक्य में जो क्रियापद होगा वो कहाँ से प्रयुक्त किया जाएगा? लट लकार से प्रयुक्त किया जाएगा। तो इसको हम पहले बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं लट लकार का, कि पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठतः, पठामि पठावः पठामः, इस प्रकार से। तो आपने याद किया होगा। अब इन्होंने एग्जाम्पल्स भी बना के दे रखे हैं कि जैसे बालः पठति अर्थात बालक पढ़ता है, बालौ पठतः अर्थात 2 बालक पढ़ते हैं, बालः पठन्ति अर्थात बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवां पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयं पठतः तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, आवां पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयं पठामः हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है। यहाँ उदाहरण भी बहुत अच्छे से दे रखा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब आप पठ के याद कर लेंगे, अच्छा पठ एक परस्मै पद की क्रिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एवं अर्थात इसी प्रकार लिख, खाद, वध, मिल, हंस, चल, ये जितनी भी क्रियाएं यहाँ लिखी हुई हैं। और जैसे अगर स्मृति का अर्थ आप जानना चाहें तो स्मृति है याद करना, स्मरण करना। पा अर्थात पिब के रूप में इसके चलते हैं, अर्थात पीना। ठीक है, तो नी का हमने एक बार किया था, नए अर्थात ले जाना, पृछ अर्थात पूछना, भू अर्थात होना, दृश्य अर्थात देखना, गम अर्थात जाना। बात कर ही लेते हैं अर्थ पे। लिख अर्थात लिखना, खाद अर्थात खाना, वध अर्थात कहना, मिल अर्थात मिलना, हस अर्थात हंसना, चल अर्थात चलना, त्यज अर्थात त्यागना, स्मृति अर्थात स्मरण करना, पार अर्थात पीना, पिब, और क्रीड अर्थात खेलना। और ये मैंने बताई दिए। तो इस प्रकार से इनके अर्थ हैं धातुओं के। और ये कहना चाहते हैं इन सब के रूप इसकी तरह ही चलेंगे। ठीक है, तो आप लट लकार वर्तमान काल पठ धातु के यदि आपने याद कर लिए हैं अच्छे से, तो आप इन सब के रूप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चूंकि मैंने आपको कहा था कि लगभग 95% ऐसे ही मिलेंगे आपको कि एक जैसे चल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद होते हैं। तो अपवाद स्वरूप जो है कि कुछ विशेष ऐसी धातुएं होती हैं जिनके रूप अलग चलते हैं, तो वो भी आपकी पुस्तक में उन्होंने दे रखे हैं। जिसमें मैंने आपको क्री का तो बहुत पहले ही कह दिया था कि क्री के आप अलग से याद कीजिएगा, उसके अलावा भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप देख लीजिए। विशेष धातुवः अर्थात विशेष ऐसी धातुएं जिनके रूप थोड़ा सा अंतर लिए हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे अस, अस का अर्थ होता है होना। यहाँ पे भू का अर्थ भी हमने देखा ना, इसका अर्थ भी होना है, होता है,
हो रहा है, इस प्रकार से अस का अर्थ भी होना है, लेकिन कभी कभी है इस प्रकार से जब प्रयोग होता है तो हम भू वाले में से प्रयोग नहीं करते। आपने देखा होगा हम अस्ति लगाते हैं, संति, ये दो तो बहुत ज्यादा प्रयोग में आपने देखे हैं। तो जब अस की बात आती है, होने है की बात आती है, तो यहाँ से रूप चलते हैं। तो ये एक विशेष धातु है। क्री के मैंने आपको बोला ही था, अलग से याद करिए, तो ये क्री के भी लट लकार के दे रखे हैं। फिर श्रु के कुछ अलग स्वरूप आपको दिखाई देगा, शृणोति, शृणोतु, शृण्वन्ति, तो ये आप अलग से याद कर लें। दा धातु के यहाँ दे रखे हैं। उसके अलावा ज्या धातु, ज्या अर्थात जानना, और क्री धातु के यहाँ दे रखे हैं, क्री अर्थात खरीदना। अगर आपको अर्थ इनके न ध्यान हो, न याद रहे, तो आप लिख लीजिए, आप अपनी पुस्तक पेंसिल लेके बैठिए। तो ज्या का अर्थ जानना, क्री का अर्थ खरीदना, और बाकी ऊपर मैंने जितने बताए तो आप उनके अर्थ लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आत्मनेपद की धातु लट लकार के रूप वर्तमान काल में। इनके रूप भी अलग अलग चलते हैं, चूंकि जब धातुएं अलग अलग हैं, एक परस्मै पद की है, एक आत्मनेपद पद की है, तो निश्चित रूप से रूपों में कुछ तो अंतर होगा। तो वही थोड़ा सा यहाँ दे रखा है। आत्मनेपद पद की जो धातु होंगी, जैसे भाष, भाष का अर्थ भाषण देना, कहना। अब कहने की क्रिया सीधा सीधा कर्ता के द्वारा ही की जा रही है। बात समझ में आ रही है कि पूरा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है, क्योंकि वो भाषण दे रहा है, उसे बोलना पड़ रहा है। तो भाषण देना, सीधा प्रभाव भाषण देने की क्रिया का कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यह आत्मनेपद की क्रिया कहलाती है। तो इसके रूप अगर वर्तमान काल लट लकार की बात करें तो चलेंगे, भाषते भाषेते भाषन्ते, भाषते भाषेते भाषवे, भाषे भाषावहे भाषामहे, इस प्रकार से कि स भाषते वह भाषण देता है या वह कहता है, तौ भाषेते वह दोनों भाषण देते हैं, ते भाषणते वे सब भाषण देते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके अर्थ बना लेंगे। तुम भाषण देते हो, तुम दोनों भाषण देते हो, तुम दोनों भाषण, तुम सब भाषण देते हो, मैं भाषण देता हूँ, हम दोनों भाषण देते हैं, हम सब भाषण देते हैं। इस प्रकार से ये आत्मनेपद की क्रिया में चलते हैं। परस्मै पद की धातु में अब बात कर रहे हैं ये लृट लकार की। लृट लकार भी हम शायद, मुझे याद आ रहा है, किसी एक अभ्यास कार्य में किया था, अथवा अगर नहीं भी किया था तो अब देख लेते हैं। लृट लकार होता है भविष्य काल के लिए, यानी फ्यूचर टेंस आपकी भाषा में। तो भविष्य काल, पठ धातु का यहाँ दे रखा है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावो, पठिष्याम, इस प्रकार से आप करेंगे। और यहाँ लिख धातु के दे रखे हैं, एक ही जैसे दिखाई देंगे आपको, बस वो थोड़ा सा लिख है, तो लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, इस प्रकार से बनते हैं। इसलिए आपको एक बार स्वरूप, जैसे आप इतना समझ जाओगे, पहला शब्द भी अगर आपने याद कर लिया कि लिख धातु के लेखिष्यत करके बनेंगे, तो आप बड़ी आसानी से बना पाओगे लेखिष्यति से, और आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर इन्होंने कहा इसी प्रकार खाद वद, ये जितनी भी वही क्रियाएं जो ऊपर हम करके आए परस्मै पद की लिखी हुई थी, यहाँ पे भी परस्मै पद की भी सब क्रियाएं लिखी हुई हैं कि उन सब के रूप इसी प्रकार चलेंगे। और विशेष धातुएं जैसा ऊपर लिखा हुआ था वैसे यहाँ भी बता रखा है कि विशेष धातुएं होती हैं, जैसे अस वहां भी की थी, यहाँ भी है, क्री वहां भी की, यहाँ भी है। तो इनके रूप आप अलग से थोड़ा सा देख लें। देखो, एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, वही मैंने आपको कहा ना, पहला शब्द याद कर लो कि क्री के कैसे चलेंगे, करिष्यति। तो करिष्यति अगर आपको याद हो गया तो फिर आप बड़े आसानी से यहाँ कर पाओगे, है ना। तो भू वैसे इस प्रकार से आदेश होता है, मैंने आपको वहां पे भी बताया, भू का अर्थ भी होना और अस का अर्थ भी होना होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया भू इति आदेशः भवति, कि भू इसे आदेश होता है। ठीक है, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, इसके अस के पहले तो हमने अस्ति और इस प्रकार से चलाए थे, यहाँ पे वो नहीं चलते। इन्होंने स्पष्ट एक पंक्ति लिख दी है कि इसमें भू का आदेश हो जाता है अस को, तो इसके रूप भू जैसे, भव जैसे ही चलते हैं। और अन्य किस प्रकार के, कौन से चलेंगे इसमें, तो उसमें श्रु के जैसे अलग उन्होंने बताए थे पहले, तो अब इन्होंने पहला, वही मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, पहला शब्द अगर आपने याद कर लिया सबका तो आप लगभग सारे बना पाओगे। तो इन्होंने पहला शब्द अब लिख के दिया कि श्रु के अगर बनाने हो, श्रु अर्थात सुनना, तो श्रु के अगर बनाने हो तो श्रोष्यति, श्रोष्यत, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यत, इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है। दा के बनाने हो, दा अर्थात देना, तो दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, इस प्रकार से बनाएंगे। फिर ज्या अर्थात जानना, ज्यास्यति, ज्यास्यत, इस प्रकार से बनेंगे। और क्री अर्थात खरीदना, तो क्रेष्यति, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो आप इनको देख लें। तत्पश्चात
आत्मनेपद की धातु में लृट लकार का दे रखा है। आत्मनेपद की धातु में लृट लकार का भविष्य काल कैसे बनेगा, यहाँ आप देख लेंगे कि भाषिष्यते, भाषिष्येते, भाषिष्यन्ते। मेन जब आप लट लकार का भी अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सेम लगने लगेगा। ते, एते, अंते, असे, एसे, असे, एथे, द्वे, ए, वहे, महे, ये थोड़ा थोड़ा जो आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी, आप जब एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार इसको समझ लेंगे, तो आपको बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बड़ा आसान लगने लगेगा। हालांकि प्रयोग में ज्यादातर परस्मै पद की क्रियाएं ही आती हैं, बहुत कम ऐसा होता है जब आत्मनेपद की क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन उस कम में भी हमें अगर करना पड़ जाए तो आनी तो चाहिए, तो इसलिए यहाँ दी हुई है, तो ये आप याद कर लेंगे। और इस प्रकार से और कौन कौन सी चल सकती हैं वो यहाँ दी हुई हैं, आप पढ़ लेंगे। तत्पश्चात हम चलते हैं परस्मै पद की धातुओं में फिर से लंग लकार के लिए। लंग लकार के रूप किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, भूतकाल के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात आपके अकॉर्डिंग पास्ट टेंस की जो हम बात करते हैं, तो भूतकाल में अपठत, अपठताम, अपठन, ये हम शायद आखिरी जो हमारा अभ्यास कार्य था आखिरी अध्याय का, उसमें हमने यही किया था भूतकाल के अर्थ पे, जिसमें हमने एक बार ये भी बात की थी कि या तो भूतकाल के लिए लंग लकार स्वरूप का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा हम कत्वत्व प्रत्यय लगा करके भी वो वान वती वाला जो स्वरूप हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग भी उसको भूतकाल का अर्थ दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे पठ धातु के दिए हैं, ये लिख धातु के दिए हैं, बाकी वही इस प्रकार अन्य आप क्रियाओं के चला लेंगे। विशेष धातुएं यहाँ भी दी हुई हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही मिस्टेक है जहां मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लेकिन और एक बात उससे पहले, और हाँ, अब परस्मै पद की धातुएं हैं लोट लकार। अब देखो, आप टेंस तो तीन ही करते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, तो वो तो तीनों हमने कर लिए, तो तीन तो ये हो गए। अब हमें यह जानना जरूरी है कि बाकी के जो दो लकार रह गए, क्योंकि हम 5 लकारों की बात करते हैं, है ना, तो बाकी के जो दो लकार रह गए उनका प्रयोग कहाँ होता है अथवा वो किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ बात हो रही है परस्मै पद धातुओं के लिए लोट लकार की। लोट लकार के जो स्वरूप होते हैं वो अधिकांशतः आज्ञा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपके उच्चारण के अनुसार यदि बोलूं तो आज्ञा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, कि किसी को आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा देनी है, आज्ञा देनी है, तो वहां उसका प्रयोग होगा। अधिकांशतः आज्ञा में आता है, लेकिन इन्होंने और भी आपको अर्थ बता रखे हैं, जैसे आज्ञा के अर्थ में प्रार्थना कर रहे हैं किसी से, यानी कोई निवेदन है तो भी इसी अर्थ में आएगा। विद्यार्थी के अर्थ में यही आएगा। निमंत्रणार्थ, निमंत्रण के अर्थ में आमंत्रणार्थ, आमंत्रण के अर्थ में भी यही आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कैसे है, कैसे आज्ञा देने से तात्पर्य है इसका, देखिए एक बार। जैसे पठतु पठताम पठंतु, पहले तो रूप की बात कर लें, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। ठीक वैसे ही जब लिखती की बात, लिख धातु की बात करोगे तो लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम, इस प्रकार से चल जाएंगे। लेकिन बात अब ये है कि आज्ञा स्वरूपी जो सेंटेंस है वो कैसे बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर या पेरेंट्स अक्सर आपको कहते होंगे ना कि तुम पढ़ो, तो ये जो तुम पढ़ो शब्द है ये क्या है, आज्ञा स्वरूप है, आज्ञा स्वरूप है, यानी वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो तुम पढ़ो, जब ये बात होगी तुम पढ़ो, तो अगर इसको संस्कृत में बनाना तो कैसे होगा, तुम के लिए क्या लिखते हैं, त्वम, और तुम क्या है, तुम सेकंड पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी यू, तो सेकंड पर्सन के लिए हम इसमें से कौन सा पुरुष लेते हैं, मध्यम पुरुष लेते हैं, और तुम एक वचन के स्वरूप में प्रयुक्त हुआ है तो फिर हम लेंगे मध्यम पुरुष का एक वचन। तो तुम के लिए तो आ गया त्वम, और पढ़ने के लिए क्या आ जाएगा, पढ़ो के लिए पठ, त्वम पठ। अब संस्कृत में इसको कैसे बोलेंगे, त्वम पठ, तुम पढ़ो। अब हम कह दें तुम दोनों पढ़ो तो आ जाएगा त्वम आगे युवाम, द्विवचन करना है ना, युवाम पठतम, फिर तुम सबके लिए आ जाएगा यूयम पठत, इस प्रकार से इसका बनता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि जब आज्ञा देनी हो, आज्ञा देनी हो, ऑर्डर दिया जा रहा है, निमंत्रण है, आमंत्रण है, या किसी प्रकार से कोई विनम्र प्रार्थना है, तो इस प्रकार के अनुनय विनय वाले शब्दों का, क्रिया का प्रयोग भी किस लकार के आधार पर किया जाएगा, लोट लकार के आधार पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वही है कि परस्मै पद की अन्य जो क्रियाएं हैं वो इसी के स्वरूप में चलेंगी। विशेष धातु यहाँ भी अलग से दे रखी हैं, अस की दे रखी है, क्री की दे रखी है, शु की, दा की, ये दे रखी हैं। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगभग समझ में आएगा। क्री की अलग से थोड़ी, क्री और एक तो ये क्री जिसका अर्थ है खरीदना, एक वो क्री जिसके
ककार के पैर में री स्वर लगा हुआ है, उस क्री की बात कर रहे हैं जो हम ये, इस क्री का अर्थ होता है करना। ध्यान रखना, दोनों क्री के अर्थ में अंतर है। ये क्री है करना, और जहां हम इस क्री की बात कर रहे हैं, जहां दीर्घ ई की मात्रा के साथ ककार में रेफ का उच्चारण है, उस क्री का अर्थ होता है खरीदना। ठीक है, तो ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं फिलहाल, तो ये आप अलग से याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। परस्मै पद की धातु विधिलिंग लकार में दिया है। हाँ, यहीं पे थी वो मिस्टेक जो मुझे आपको बतानी थी। ये जो पंक्ति है ये सारी की सारी उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट करती है, जो हम अभी करके आए लोट लकार की, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया, जबकि विधिलिंग लकार का जो स्वरूप है वो इनके अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। विधिलिंग लकार प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। ये आप लिख लीजिए अपनी पुस्तक में, विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। अब चाहिए अर्थ क्या होता है या चाहिए के अर्थ में कैसे प्रयोग किया जाएगा? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया लोट लकार में आज्ञा में कि तुम पढ़ो, ठीक है, एक तो हुआ तुम पढ़ो, ये तो हो गया आज्ञा सूचक। अब हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दें, हम कहें तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर हम आदेश तो नहीं दे रहे। आपको अगर माता पिता ये कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यानी वो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मानना न मानना तो आपके हाथ में है ना। शिक्षक आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मानना न मानना आपके हाथ में है। वो बता रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, ये ऑर्डर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब ना तो ये ऑर्डर है, आप देखो तुम्हें पढ़ना चाहिए, न तो इसमें किसी प्रकार का ऑर्डर है, आदेश है, ना कोई प्रार्थना है। प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं वो बड़े, वो तो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ना ही ये किसी प्रकार से कोई काल रूपी सेंटेंस है। काल रूपी यानी कि ना तो वर्तमान काल है, ना भविष्य काल है, ना भूतकाल है। ये तो कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, एक ये कह लीजिए कि आपको समझाते हुए एक ऐसा कुछ बताने का प्रयत्न किया जिससे आपकी जिंदगी सुधर जाए। तो वो तो एक नियम बता रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो जब इस प्रकार का सेंटेंस होगा तो किस लकार का प्रयोग होगा क्रिया में? विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। तो ये अर्थ यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर आएगा चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो अब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बोला तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं? तुम पढ़े है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए तो यूयम पठेत। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इन रूपों को जब आप पढ़ेंगे तो पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेव। ठीक वैसे यहाँ पे लिखेत लिखेतम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। यहाँ से आप याद कर लेंगे। फिर परस्मै पद की वही की ये सारी जो धातुएं हैं ये इसी के अनुसार चलेंगी, और विशेष धातुएं आपकी यहाँ भी दी हुई हैं, वही सारी की सारी। तो इस प्रकार से आप सारी अपने धातु रूपों को यहाँ तक दिया है क्री तक। फिर से तो यहाँ पे आपके लगभग पांचों लकार पूर्ण हो गए हैं। पांचों लकार की अगर फटाफट से एक बार रिवीजन कर लें तो हम एक सीक्वेंस में अगर लेके चले तो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी जो बीत गया, तो हम क्या उसके लिए प्रयोग करेंगे? लंग लकार का। फिर हम बात करें वर्तमान काल की, प्रेजेंट टेंस, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे लट लकार का। फिर आता है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? लृट लकार का। फिर हम कहें आज्ञा देनी हो, आज्ञा देनी हो किसी को, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे लोट लकार। उसके बाद अगर चाहिए के अर्थ में हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे विधिलिंग लकार। इस प्रकार से पांचों लकार, परस्मै पद, आत्मनेपद, दोनों प्रकार की धातुओं का हमने देखा। आप इसको याद करिए, समझिए, और इसी के साथ आपके धातु का स्वरूप यहाँ खत्म होता है। रही बात इसमें संधि के कुछ नियम दिए गए हैं, 4 से 5 प्रकार की संधि शायद बताई गई है। इस पे हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।